स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस सर। ठीक है। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने यही प्रोटीन डिस्कस किया था, बैंड 3 प्रोटीन या क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर। तो आज लास्ट टर्न पे हम लोगों ने करियर प्रोटीन मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट देख लिया था। आज हम लोगों को देखना है चैनल प्रोटीन मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का चैनल प्रोटीन्स मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। तो चैनल प्रोटीन्स के बारे में कुछ बातें हमने पहले भी डिस्कस की थी। बेसिकली ये क्या करती हैं, चैनल प्रोटीन्स जो होती हैं, जैसे ये लिपिड की बाई लेयर है, तो इस लिपिड बाई लेयर को क्रॉस करके एक पूरा चैनल का निर्माण करने की जिम्मेदारी जो है वो उनकी होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट कर रही हैं। इसी पोर के थ्रू जो है कोई भी सब्सटेंस बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जा सकता है। तो पहला पॉइंट तो उसमें यही हो जाएगा कि ये क्या करते हैं, चैनल प्रोटीन्स दे फॉर्म पोर थ्रू द मेम्ब्रेन। दूसरा, क्योंकि चैनल है ये, तो ऐसा नहीं है कि इस चैनल से कोई भी कितने भी बड़े साइज का मॉलिक्यूल जो है वो पास कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स इस चैनल के थ्रू पास कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि चैनल प्रोटीन्स अलाउ डिफ्यूजन ऑफ स्पेसिफिक सॉल्यूट। और ये जो सॉल्यूट्स होंगे, इनका सबसे पहली बात यह है कि एप्रोप्रिएट साइज होना चाहिए और एप्रोप्रिएट चार्ज होना चाहिए, क्योंकि चार्जेस अगर रिपेल करेंगे अंदर वाले तो इसका क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट, कैरियर प्रोटीन की तुलना में चैनल प्रोटीन जो होती हैं वो हायर रेट ऑफ डिफ्यूजन शो करते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि चैनल बना हुआ है, सिर्फ इसको क्रॉस करना है। वहां क्या था, कैरियर प्रोटीन जो है पकड़ती, फिर नीचे ले आती, फिर नीचे रिलीज करती, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो दे शो हायर रेट ऑफ डिफ्यूजन देन कैरियर प्रोटीन्स। नेक्स्ट पॉइंट हो गया। साथ ही साथ एक और चीज ये कम दिखाती हैं एज कंपेयर टू कैरियर प्रोटीन्स, वो क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी देन कैरियर। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे जो मूवमेंट हो रहा है या ट्रांसपोर्ट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, वो बहुत ज्यादा स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होगा। कैरियर प्रोटीन में क्या था कि बाइंड करती प्रॉपरली, उसके बाद तब नीचे वाली लीफलेट में ले आके रिलीज करती। यहां इस तरह की बाइंडिंग वगैरह की प्रक्रिया तो हो नहीं रही है, तो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी हाई ऑर्डर की नहीं होती है यहां पे एज कंपेयर टू कैरियर्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि इट इज यूजुअली नॉन सेचुरेबल। क्योंकि ये रास्ता बना हुआ है, अब यहां पे कोई ट्रैफिक जाम लग जाए तब तो भले दिक्कत होगी, लेकिन जैसे ही मॉलिक्यूल कोई भी जो यहां पे है प्रेजेंट बाहर, वो यहां से एंट्री लेके और अंदर आ गया और अंदर साइटोप्लाज्म में अपनी लोकेशन पे, टारगेट लोकेशन पे पहुंच गया, तो इसका मतलब ये रास्ता खुला रहता है। तो जब रास्ता खुला रहेगा तो इसका मतलब कि चैनल प्रोटीन सैचुरेट नहीं होंगी, इससे एंट्री जो है सॉल्यूट की लगातार बनी रहेगी, तो ये नॉन सैचुरेबल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें
कि कुछ चैनल प्रोटीन्स जो होती हैं, यानी सम ऑफ देम ट्रांसपोर्ट इनऑर्गेनिक आयंस इनऑर्गेनिक आयंस जैसे कि, अच्छा, अब जो जो भी चैनल प्रोटीन्स इनऑर्गेनिक आयंस को ट्रांसपोर्ट करती हैं उनको हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज आयन चैनल्स। तो उनको स्पेसिफिक नाम दे दिया इन्होंने, आयन चैनल्स। आयन चैनल्स की अगर प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है तो इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए एक स्पेसिफिक टेक्निक होती है। तो प्रॉपर्टीज कैन बी स्टडीड बाय पैच क्लैंप टेक्निक। अब यहां पे इस टेक्निक का हम विस्तार नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा। जब टूल्स एंड टेक्निक्स वाला यूनिट हम पढ़ाएंगे तो वहां पे ये टेक्निक आएगी, तो डिटेल में हम लोग देखेंगे, तो एक तरह का रिवीजन भी होगा उस समय। अब हम स्पेसिफिक चैनल प्रोटीन्स की बात करते हैं, यानी कि एग्जाम्पल्स लेके थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करेंगे। तो जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चैनल प्रोटीन्स का हमारे पास वो है एक्वापोरिन्स का। एक्वापोरिन्स ये है क्या? बेसिकली ये, भाई चूंकि उसी में पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं, ये एक चैनल प्रोटीन है। और इसको बेसिकली चैनल प्रोटीन से भी अच्छा फ्रेज इसके लिए हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड वाटर चैनल प्रोटीन। तो इसके अगर कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लें हम लोग, अभी डायग्राम भी देखेंगे। तो ये क्या होते हैं? एक्वापोरिन्स, दे आर स्पेशलाइज्ड वाटर चैनल्स in the plasma membrane of many animal and plant cells। तो इनका नाम जैसा है वैसा ही काम भी होगा। ये क्या करेंगे? दे विल फैसिलिटेट फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और ये जो एक्वापोरिन्स हैं ये क्या हैं? इट इज एन एंटायर फैमिली ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। एक दो नहीं है, इसमें पूरी बहुत ज्यादा संख्या होती है, तो पूरा ग्रुप या फैमिली बनाते हैं ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का। किन किन चीजों को ये अलाउ करेगा एक्वापोरिन? इट अलाउज वाटर, पहली चीज। इसके अलावा ए फ्यू अदर स्मॉल अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखना चाहें तो ग्लिसरॉल हो गया, अमोनिया हो गया। तो इन मॉलिक्यूल्स को भी ये अलाउ करता है, अलाउज अमोनिया टू क्रॉस द मेम्ब्रेन। अब सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अच्छा, इनके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये कैसे असेंबल होते हैं, इकट्ठा होते हैं? दे असेंबल एज होमो टेट्रामर्स, यानी कि 4 मोनोमर्स से मिलके एक्वापोरिन्स जो है वो तैयार होते हैं। और हर एक मोनोमर जो होता है, यानी कि ईच मोनोमर कंसिस्ट्स ऑफ, किन चीजों से बना होता है मिलके? 6 मेम्ब्रेन स्पैनिंग, 2 N है यहां पे, मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलिकल सेगमेंट्स। 6 अल्फा हेलिकल सेगमेंट्स होते हैं जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस, यानी कि बाहर से लेके अंदर तक, क्योंकि चैनल प्रोटीन है तो पूरे मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी। और
हर एक मोनोमर का, या इस तरह से हम कहें, जो 6 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलिकल सेगमेंट्स हैं, उनके एन और सी टर्मिनस जो है वो साइटोप्लाज्म की तरफ ओरिएंटेड रहते हैं। तो दी एन एंड सी टर्मिनाई आर ओरिएंटेड टूवर्ड्स साइटोप्लाज्म। इतने पॉइंट्स देखने के बाद हम इसकी इमेज देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। इसको छोटा कर दें। अब देखिए इसमें ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहां पे टोटल 6 मेम्ब्रेन स्पैनिंग सेगमेंट्स हैं। और इसका जो ये ग्रुप है, एन ग्रुप या एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, ये दोनों जो है वो किधर की तरफ है? दे आर लोकेटेड टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म। इसमें एक स्पेसिफिक इलाका भी नजर आ रहा है, स्पेसिफिक मोटिव एनपीए। तो एक एनपीए यहां पे है और एक एनपीए यहां पे है। इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। इसी में हम एक और इमेज देख लें तो और क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये देखिए, यहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से अरेंजमेंट हुआ है इन द फॉर्म ऑफ टेट्रामर्स। यहां पे 4 यूनिट्स नजर आ रही हैं, 1 2 3 4। तो ये होमो टेट्रामर्स हैं और हर एक मोनोमर जो है उसमें 6 मेम्ब्रेन स्पैनिंग सेगमेंट्स हैं। यानी ये क्या है? ये मोनोमर है और ये है हमारा टेट्रामर। यानी कि ये वाला जो है वो कंप्लीट एक्वापोरिन हम इसको कह सकते हैं। और यहां पे भी एनपीए मोटिव्स दिखाए गए हैं जिसका बड़ा अहम रोल है। यहां तो बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, 2 एनपीए मोटिव्स प्रेजेंट हैं यहां पे। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये एनपीए मोटिव्स हैं क्या। तो सबसे पहली बात कि एनपीए जो है वो शॉर्ट फॉर्म है एमिनो एसिड्स का, एस्पार्जीन, प्रोलीन और एलेनिन का। यानी कि ये तीनों जो एमिनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं ये एक सीक्वेंस में आते हैं। तो इस पॉइंट को अगर हम मेंशन करें यहां पे, तो देयर आर 2 हाइड्रोफोबिक लूप्स। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोफोबिक लूप्स containing asparagine, proline and alanine, और इसी को शॉर्ट में हम कह देते हैं NPA। एस्पार्जीन को N से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोलीन को P से और एलेनिन को A से। तो NPA मोटिव्स which are highly conserved, हाईली कंजर्व्ड का क्या मतलब है? हाईली कंजर्व्ड का मतलब ये हो गया कि जो हमने आपको अभी बताया था कि ये फैमिली ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है, यानी कि बहुत टाइप के एक्वापोरिन्स देखने के लिए मिलते हैं, अभी हम उनकी भी बात करेंगे। उन सभी में ये एनपीए मोटिव जो है वो रहेगा ही रहेगा, कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। ये ऐसा कोई भी एक्वापोरिन नहीं आप देखेंगे जिसमें ये एनपीए मोटिव्स ना प्रेजेंट हो। और ये एनपीए मोटिव्स आप देख सकते हैं, ये लोकेटेड कहां है? ये हाइड्रोफोबिक इंटीरियर रीजन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लोकेटेड हैं, दोनों के दोनों।
तो इसका मतलब कि ये जो एमिनो एसिड्स होंगे इनके पास हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, तभी ये लिपिड बाइलेयर के हाइड्रोफोबिक रीजन में सस्टेन कर पा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिख लिया कि देयर आर टू हाइड्रोफोबिक लूप्स कंटेनिंग दिस मोटिव्स विच आर हाईली कंजर्व्ड। हाईली कंजर्व्ड का मतलब तो समझ में आ गया होगा कि इसको लिख दें अगर यहाँ पे, दे आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स। ये चीज हो गई एक। अब इन मोटिव्स का फायदा क्या है ये भी जानना जरूरी है। तो दीज मोटिव्स सर्व टू बाइंड water molecules for selective and efficient water passage। अब देखिए कितना कॉम्प्लिकेशन भी है और खूबसूरती भी है। वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पोलर होते हैं, वो हाइड्रोफोबिक इंटीरियर में डायरेक्टली तो जा नहीं सकते, लेकिन ये जो एमिनो एसिड्स होते हैं इनके पास हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स के साथ साथ पोलर ग्रुप्स या हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स भी होते हैं। तो ये जो मोटिव होता है ये क्या करता है, ये अपने हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स के तरफ से वाटर को खींचता है, और जब वाटर एक बार एंटर कर जाता है, सपोज करिए कि ऊपर से ये वाटर को खींच रहा है, और वाटर जब एक बार ये आधा पहुंच जाता है तो उसके बाद यहां पहुंचने के बाद वाटर को ये पुश कर देता है, क्योंकि वाटर खुद भी बाहर निकलना चाहता है, हाइड्रोफोबिक इंटीरियर से जान छुड़ाना चाहता है वाटर मॉलिक्यूल पोलर होने की वजह से। तो एक बार बाहर से ये खींचेगा और अंदर की तरफ पुश कर देगा, तो इससे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल आराम से जो है क्रॉस करता हुआ निकल जाएगा। सर हाँ जी। बिना चैनल के ही, मतलब वो तो चैनल के बाहर है। यही तो एनपीए। बात है, चैनल के बाहर यहाँ दिखाया गया है सिर्फ। ये देख रही हो कहाँ पे है, ये चैनल फॉर्म हो रहा है, दिस दिस इज चैनल बीइंग फॉर्म्ड। क्योंकि भाई देखो एक चीज क्या समझो, कि अब अगर चैनल क्रॉस कर रहा है मेम्ब्रेन को बाहर से लेके अंदर तक, तो चैनल को भी अपनी पोजीशन अपनी जगह बनानी है, कहाँ पे, हाइड्रोफोबिक इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन में। और उस जगह बनाने में ये जो एनपीए है वो हेल्प कर रहे हैं। साथ ही साथ एनपीए का यानी कि इन एमिनो एसिड्स का जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप है वो है टुवर्ड्स बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर, यानी कि इस इलाके में कहीं है। और वो तो सिर्फ हमने एक मोनोमर की बात की ना, अगर ये चारों को मिला लो, टेट्रामर की बात करें, तो हमारे पास टोटल कितने एनपीए मोटिव्स हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, क्योंकि एक मोनोमर में 2 हैं, तो 4 में कितने हो जाएंगे, 8। 8 मोटिव्स हैं, वो लगभग चारों तरफ से इस पूरे ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल को लिपिड इंटीरियर में इस्टेब्लिश करने में भी रोल प्ले कर रहे हैं, और इनका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प कर रहा है। बात समझ में आ गई? सर हमको नहीं समझ में आ रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें बताओ। पता नहीं सर, इस पहले डायग्राम में तो अलग दिख रहा है फिर। पहला डायग्राम जो है वो डिपिक्टिव है, पहला डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए बनाया गया है, ऐसे नहीं अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट के लिए तुम दूसरा डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम देखो किस तरह से अरेंजमेंट हुआ है इसमें। इसमें कितने दिख रहे हैं, ये जिसके नीचे हमने सही का निशान बनाया है, इसमें तुमको कितने ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट्स दिख रहे हैं? 8, मतलब ग्रीन वाले भी 4 है सेक्शन। अरे 6 हैं भाई, 3 ग्रीन वाले हैं और 3 पिंक वाले हैं। सर ग्रीन वाले 3। देखो जो जो आधा दिखाया गया है ना, ग्रीन वाला में भी एक आधा है और पिंक वाले में भी एक आधा और एडिशनल दिखाया गया है, वो दोनों एनपीए मोटिव्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यस सर। बाकी सेगमेंट्स तो 6 हैं ना, फुल सेगमेंट्स की बात करें, ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स की बात हम पूछ रहे हैं।
वो जो आधा आधा दिखाया जा रहा है ये एनपीए मोटिव्स को दिखाया जा रहा है। इसमें समझने की बात सिर्फ इतनी है। उसका एनिमेशन अभी हम देखते हैं कि अगर किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल पास कर रहा है, अगर वो मिलेगा तो हम वो एमएससी क्लास वाले जो गूगल क्लासरूम ऐप है उस पर शेयर करेंगे यूट्यूब पे। अभी फिलहाल ये समझो कि जो एनपीए मोटिव्स हैं ये इनका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो बाहर की तरफ है यानी टुवर्ड्स लिपिड बाइलेयर, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो अंदर की तरफ है टुवर्ड्स चैनल। और 8 है इनकी संख्या टोटल। तो ये आठों मिलके ट्रांसमेम्ब्रेन को एक्वापोरिन को स्टैब्लिश भी करा रहे हैं लिपिड बाइलेयर में, और साथ ही साथ वाटर के सेलेक्टिव और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट को भी फैसिलिटेट करा रहे हैं। बाकी हम एनिमेशन ढूंढते हैं, मिल जाएगा तो उसमें तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। अब ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने भी मोनोमर्स हैं वो इंडिपेंडेंट पोर की तरह एक्ट करते हैं, यानी हर एक मोनोमर से एक वाटर मॉलिक्यूल एक टाइम में पास करेगा। इसका मतलब पूरे एक्वापोरिन से एक टाइम में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स पास करेंगे? 4। 4, क्योंकि 4 मोनोमर्स हैं, टेट्रामर है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ईच मोनोमर functions as an independent pore, और इसी पॉइंट से कई क्वेश्चंस जो है वो अराइज हो सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है ये। अब अगर हम बात करें कि जो एक्वापोरिन फैमिली है उसमें कितने फॉर्म्स लगभग अभी तक ढूंढे जा चुके हैं, तो मैमेलियन सेल का अगर जिक्र करें तो मोर देन 10 आइसोफॉर्म्स इन मैमेलियन सेल्स ये अभी तक डिस्कवर किए जा चुके हैं एक्वापोरिन्स के सो फार। अब ये 10 आइसोफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये अलग अलग जो आइसोफॉर्म्स होते हैं ये अलग अलग टाइप के टिश्यूज में, और मतलब टिश्यूज की सेल्स में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि these isoforms are differentially expressed in tissue specific manner। कोई स्पेसिफिक वाला जो है, कोई विशेष आइसोफॉर्म जो है वो किसी स्पेसिफिक टिश्यू में ही एक्सप्रेस होगा। तो टिश्यू स्पेसिफिक मैनर। डायग्राम को एक बार फिर से देखेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा, एक चीज और, एक्वापोरिन को हम यहाँ पे एब्रिविएट करना चाह रहे हैं ताकि बार बार पूरा नाम उसका नहीं लिखना पड़े। तो एक्वापोरिन्स को हम क्या लिख दे रहे हैं? these are also called as AQPs, एक्वापोरिन्स। अब देखिए, मैक्सिमम जो होते हैं एक्वापोरिन्स वो किस तरह से फंक्शन करते हैं? बाई डायरेक्शनल वाटर सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? सेल के अंदर भी पानी ले आएंगे और पानी को सेल से बाहर भी निकालने की जिम्मेदारी इन्हीं की है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही हो जाएगा कि मेनी मैमेलियन AQPs यानी कि एक्वापोरिन्स फंक्शन एज या फंक्शन प्राइमरीली एज, इसको शॉर्ट पी ही रखें, प्राइमरीली एज बाइडायरेक्शनल वाटर सेलेक्टिव चैनल्स या वाटर सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टर्स भी हम इनको कह सकते हैं। और ऐसे सभी जो बाई डायरेक्शनल वाटर सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं। दे आर कॉल्ड एज ऑर्थोडॉक्स AQPs या ऑर्थोडॉक्स एक्वापोरिन्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहां पे लें तो एक्वापोरिन 1, 2, 4, 5 एंड 8 ये जितने हैं
ये ऑर्थोडॉक्स किस्म के हैं, यानी कि ये सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट कराएंगे। अब इसी में दूसरा टाइप भी एक होता है एक्वापोरिन्स का, यानी कि सम ऑफ द एक्वापोरिन्स ट्रांसपोर्ट बोथ वाटर एंड ग्लिसरॉल। और जो एक्यूपीज या एक्वापोरिन्स वाटर और ग्लिसरॉल दोनों को ट्रांसपोर्ट कराते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज, नाम यहां पे भी हम कलर चेंज कर देते हैं, दे आर कॉल्ड एज एक्वाग्लिसेरोपोरिन्स। एक्वाग्लिसेरोपोरिन्स, जैसे कि इनका एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो एक्यूपीज 3, 7 एंड 9, ये तीनों जो होते हैं दे आर एक्वाग्लिसरोपोरिन्स, यानी कि ये वाटर का भी कराएंगे ट्रांसपोर्ट और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल का भी ट्रांसपोर्ट कराएंगे। ये जो एक्वाग्लिसरोपोरिन्स हैं, तो ये तो हमने देख लिया, स्पेसिफाई कर दिया कि जो 10 आइसोमर्स आइसोफॉर्म्स हमको नजर आ रहे थे उनका हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। इसके अलावा हमने लिखा था ना मोर देन 10 आइसोफॉर्म्स, कुछ एक्वापोरिन्स ऐसे भी होते हैं जो अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, दूसरे अनचार्ज मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कराते हैं, यानी कि अदर एक्यूपीज, अदर एक्वापोरिन्स ट्रांसपोर्ट सम चार्ज, नहीं, अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, चार्ज वाले का तो सवाल ही नहीं आता, सम अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, जैसे कि अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, तो इनका भी ट्रांसपोर्ट कराते हैं कुछ दूसरे जो एक्वापोरिन्स हैं बियॉन्ड 10 आइसोफॉर्म्स। कई एक्वापोरिन्स जो होते हैं वो ओपन चैनल की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ये गेटेड चैनल की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले एक पॉइंट ये जान लीजिए कि एक्वापोरिन्स के थ्रू जो पानी जा रहा है, उस पानी के जाने की जो प्रक्रिया है या जो प्रोसेस है वो एक पैसिव प्रोसेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है। तो जो वाटर परमिएशन होता है, परमिएशन का मतलब कि एक साइड से दूसरी जगह जाना, तो वाटर परमिएशन थ्रू एक्यूपीज इज ए पैसिव प्रोसेस। ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इसके बाद जो पॉइंट हमने आपको भी बताया था कि मेनी एक्वापोरेंट्स फंक्शन एज ओपन चैनल, यानी कि ये हमेशा खुले रहते हैं। लेकिन कुछ जो दूसरे टाइप के होते हैं, यानी कि बट सम ऑफ देम, और कौन से? जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं, पर्टिकुलरली इन प्लांट्स आर गेटेड चैनल्स, यानी कि जरूरत पड़ने पे बंद हो जाएंगे, फिर जरूरत पड़ेगी पानी की सेल को तो वो फिर ओपन भी हो जाएंगे। तो दोनों तरीके से ये काम कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम जो एक्वापोरिन्स होते हैं वो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगातार एक्सप्रेस होते रहते हैं, यानी कि लगभग हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, एक एक्वापोरिन को छोड़ के, और वो है एक्वापोरिन सेकेंड। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोस्ट एक्वापोरेंट्स आर कॉन्स्टिट्यूटिवली expressed at the plasma membrane except AQP2 number 2।
तो ऐसा क्यों है कि ये हमेशा नहीं एक्सप्रेस होती रहती हैं? तो उसके उसके लिए इसके कुछ विशेष पॉइंट्स हमको जानने होंगे। अब ये जो AQP2 है या एक्वापोरिन सेकेंड है, ये पाया कहाँ जाता है, इससे इसका ये रोल पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये हमेशा नहीं एक्सप्रेस हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे। तो इट इज फाउंड इन epithelial cells lining the renal collecting duct in the kidneys. कलेक्टिंग डक्ट मालूम है किसी को कहाँ होती है? यस सर, नेफ्रॉन में। हाँ, नेफ्रॉन में। तो जैसे, हाँ, जैसे मान लो कि ये एक हम अगर नेफ्रॉन बनाए इस तरह से, तो ये बोमेंस कैप्सूल हो जाएगा, फिर और PCT। हाँ, उसके बाद PCT होगा, उसके बाद लूप ऑफ हेनले होगा, उसके बाद ये आएगा DCT। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस। तो ये हो गया हमारा बोमेंस कैप्सूल। ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये है लूप ऑफ हेनले, और ये वाला जो इलाका होता है इसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इस डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड के बाद जो हिस्सा होता है, दिस इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट। एक्चुअली में कलेक्टिंग डक्ट में और दूसरे नेफ्रॉन के भी DCTs आके ज्वाइन करते हैं। तो उसी कलेक्टिंग डक्ट की लाइनिंग में, ये उनकी एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग में ये AQPs जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। अब उस सेल के क्या मेम्ब्रेन पे हमेशा ये एक्सप्रेस होते रहते हैं? तो नहीं, इसीलिए तो हम इतना डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर कहाँ रहते हैं? अगर मेम्ब्रेन पे नहीं, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस नहीं होते रहते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं तो रहते होंगे सेल में। तो दे आर स्टोर्ड इन दी इंट्रासेल्यूलर, यानी सेल के अंदर इंट्रासेल्यूलर वेसिकल मेम्ब्रेन। यानी कि ये अगर सेल है किडनी वाली, वही कलेक्टिंग डक्ट वाली सेल है, और इसका ये न्यूक्लियस वगैरह है, तो इस सेल में वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे। जैसे हमने किसी और का भी बताया था, अगर याद हो तो बताओ। GLUT4। यस, GLUT4 में भी यही कहानी चल रही थी। तो इसी तरह से यहां पे भी एक्सप्रेस होते रहते हैं, मतलब प्रेजेंट रहते हैं इन वेसिकल्स की मेम्ब्रेन पे। तो ये क्या है? दे आर दीज इंट्रासेल्यूलर वेसिकल मेम्ब्रेन, जहां पे ये प्रेजेंट है। दिस इज व्हाट? दिस इज AQP2। तो ये है AQP2। अब क्या होगा? अभी तो ये सेल के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन एक चीज होगी। वो चीज क्या होती है, पहले उसको हम मेंशन कर दें। दे फ्यूज विथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आफ्टर। और फ्यूज कौन होता है? वेसिकल्स फ्यूज होती हैं। यस, तो इसको अगर हम यहां पे मेंशन कर दें। खुश रहो बेटा, बड़ा देर किए। वेसिकल्स फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आफ्टर receiving signal from ADH, that is यूरेटिक हार्मोन। कहां से निकलता है ये?
posterior pituitary. पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है यह। तो अब देखिए कितनी खूबसूरती है मैकेनिज्म। अब आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जान रहे हैं, अभी तक इतना ही जानते हैं। अच्छा, एडीएच करता क्या है, कोई बताए? वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसका मतलब कि यूरिन वॉल्यूम को डिक्रीज करता है, हाँ, हाइपरटोनिक बनाता है। तो कैसे बनाता है? जब ये एडीएच पहुंचता है इन कलेक्टिंग डक्ट सी सेल्स के पास, और एडीएच के जो रिसेप्टर्स इस पे मौजूद हैं, बना देते हैं, क्या दिक्कत है, ये मान लीजिए ये दिस इज रिसेप्टर फॉर एडीएच। एडीएच आ रहा है ऊपर से, ये हो गया हमारा एडीएच एंड दिस इज एडीएच रिसेप्टर। तो एडीएच आया, वो बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर से और एक सिग्नलिंग कास्केड यहाँ पे चलेगी, और इस कास्केड का रिजल्ट क्या होगा कि ये जो वेजिकल्स हैं ये जाएंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये फ्यूज हो जाएंगी। जब फ्यूज हो जाएंगी तो इनके मेम्ब्रेन पे ही ये रिसेप्टर्स AQP2 प्रेजेंट हैं। रिसेप्टर का एक्वापोरेंस जो ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल है, ये एक्वापोरेंस जो है वो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस होने लगेंगी। और जैसे ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इनकी संख्या बढ़ेगी, वैसे ही ये जल्दी जल्दी बाहर जो भी पानी है उसको सेल के अंदर भेजने लगेंगे, और सेल के अंदर आएगा पानी, उसके बाद अंदर की तरफ से जो ब्लड सप्लाई है एपिथेलियल सेल्स के पास तक, उसमें वो ब्लड में वाटर चला जाएगा। तो यानी कि कलेक्टिंग डक्ट के ल्यूमेन से पानी चला जाएगा वापस ब्लड में। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म वर्क करती है। तो अगर पॉइंट्स उसके मेंशन कर दें कि 10 इंक्रीज इन वाटर परमिबिलिटी of epithelial cells occurs। है ना, पानी इसी के थ्रू जाना है, एपिथेलियल सेल के थ्रू होते हुए, तो इस एपिथेलियल सेल की जो वाटर परमिबिलिटी है उसको बढ़ा दिया इन AQPs ने। और जब उल्टा होगा, यानी कि व्हेन द ADH लेवल ड्रॉप्स, उस समय क्या होता है, जो AQP2 है इज resequestered within vesicle, reducing the water uptake। resequestered का मतलब क्या होगा कि फिर से ये जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इससे वेजिकल्स फॉर्म होंगे, और उन वेजिकल्स की मेम्ब्रेन पे ये सारे AQPs ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसी को रीसीक्वेस्टरिंग कहते हैं। और फिर से ये सारे जो चैनल्स हैं, वाटर चैनल्स, ये सेल के अंदर आ गए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे नहीं है, तो क्या होगा, वाटर अपटेक फिर से कम हो जाएगा। तो इस तरह से अब आपको समझ में आया होगा कि मॉलिक्यूलर लेवल पे हार्मोन किस तरह से काम करता है और क्या चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से किडनीज वाटर को रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देती हैं इन द इफेक्ट ऑफ ADH। ADH की कमी से कोई बीमारी होती है, अगर किसी को याद हो तो वो भी बता दो। डायबिटीज इंसिपिडस, डायूरेसिस, इंसिपिडस, यस यस यस। और कुछ एंटी डायूरेटिक्स के नाम बता सकते हो तो वो भी बता दो, लगे हाथ रिवाइज हो जाए। एंटी डायूरेटिक मतलब जानते हो क्या होता है? सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट एंटी, डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या होते हैं भाई? एंटी डायूरेटिक क्या कर रहा है? वाटर का रीअब्जॉर्ब कर, तो डायूरेटिक्स क्या करेंगे? वाटर के लेवल को, मतलब वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं होने देंगे।
हम्म इसका मतलब कि वाटर का लॉस फ्रॉम द बॉडी इनटू द यूरिन उसको बढ़ा देंगे। जी। तो डायूरेटिक्स के कॉमन एग्जाम्पल हैं, रोज पीते हो, टी हो हाँ गया, जी, कॉफी समझ हो रहे गया, हैं। ये सब तो बोल देना चाहिए। तो ये चाय हो गए, कॉफी हो गए, या फिर बियर वगैरह, ये सारे डायूरेटिक्स होते हैं। जितना आप कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा वाटर जो है, पानी जो है वो शरीर का निकलता चला जाएगा वाया यूरिन। तो इसीलिए ज़्यादा पीने की सलाह इसको नहीं दी जाती, खासकर गर्मी के दिनों में तो और अवॉइड करना चाहिए चाय कॉफ़ी इस तरह की चीज़ें, क्योंकि पसीने से भी पानी निकल रहा है, यूरिन से भी निकल जाएगा तो डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाएगा, वो गंभीर स्थिति भी हो सकती है, लू वगैरह लग सकती है। तो गर्मी में गुड़ खा के बढ़िया पानी पियो चाय की जगह। खैर, अब हमने बात की करियर प्रोटीन्स की, हमने बात की चैनल प्रोटीन्स की, दोनों की बातें कंप्लीट हो गई हैं। अब तीसरे तरीके का एक मीडिएटर है जिसको हम कहते हैं आयनोफोर्स। के बारे में उस दिन थोड़ा सा इमेज के थ्रू इंट्रोड्यूस किया था हमने, लेकिन आज हम डिटेल में देखेंगे इसको। आयनोफोर्स बेसिकली क्या होते हैं? आयनोफोर्स जो होते हैं दे आर स्मॉल हाइड्रोफोबिक एंड लिपिड सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स। जाहिर सी बात है, हाइड्रोफोबिक होंगे तो लिपिड में सॉल्युबिलिटी इनकी ज्यादा होगी। तो दे आर स्मॉल हाइड्रोफोबिक लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। इनसे फायदा क्या है? फायदा यह है कि दे डिजॉल्व इन लिपिड बाइलेयर्स, लिपिड बाइलेयर में डिसॉल्व हो जाते हैं, एंड इंक्रीज देयर परमिबिलिटी, यानी कि लिपिड बाइलेयर की जो परमिबिलिटी है, किस चीज के लिए? टू स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक आयंस। क्या आयंस अपने आप से लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर सकते हैं? जवाब दो। नो। नहीं, कतई नहीं कर सकते हैं। आयंस पे चार्ज होता है, सवाल ही नहीं। लेकिन आयोनोफोर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं विच असिस्ट इन द क्रॉसिंग ऑफ आयंस थ्रू द लिपिड बाइलेयर। तो ये बहुत बढ़िया चीज है भाई। करते कैसे हैं ये आखिर? आयोनोफोर्स ऐसा कैसे कर लेते हैं? तो एक बड़ी स्पेसिफिक मैकेनिज्म है। करते क्या है? दे शील्ड द चार्ज of the ion to be transported। जिस आयन का ट्रांसपोर्ट होना है लिपिड बाइलेयर के थ्रू, उसके चार्ज को शील्ड कर देते हैं, यानी कि चारों तरफ से ढक देते हैं। तो हाइड्रोफोबिक इंटीरियर को पता ही नहीं चल पाता है कि कोई चार्ज मॉलिक्यूल उसके थ्रू क्रॉस कर रहा है। और इसी वजह से क्या होता है? देयर फोर द आयन बिकम्स able to cross या able to penetrate the hydrophobic interior of the lipid bilayer। शील्डिंग इफेक्ट से ये काम करते हैं भाई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन वो उस पर क्वेश्चन बनता है। अब इनमें भी आयोनोफोर्स में भी दो क्लासेस हैं, दो क्लास में डिवाइडेड हैं। तो दे हैव टू क्लासेस। इसमें जो पहली क्लास होती है, नंबर 1, उसको हम कहते हैं मोबाइल आयन कैरियर्स। जैसा कि नाम वैसा इनका काम। तो ये करते क्या है? दे मूव विद इन द बाइलेयर, बाइलेयर के अंदर ही ये मूव करते हैं। अच्छा, अब इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम इमेज वही
एक बार पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन इसको देख लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। लाइक दिस, ये यहाँ पे आप देखिए, तो ये कौन से हैं? ये मोबाइल आयन कैरियर्स या कैरियर आयनोफोर्स हैं। ये लिपिड बाइलेयर के अंदर ही अंदर मूव कर रहे हैं, कभी इधर कभी इधर, इस तरह से थोड़ा बहुत मूवमेंट कर रहे हैं एक लीफलेट से दूसरे लीफलेट तक। और आयन जो है वो इनके अंदर चला गया और ये चारों तरफ तरफ से इसको घेरे हुए हैं, यानी कि शील्डिंग कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसके चार्ज को। और जब ये आ गया फिर घूमते घूमते चले गए दूसरे लीफलेट पे और यहाँ जाके इसने रिलीज कर दिया। तो ये हो गए मोबाइल आयन कैरियर्स। जैसे इसमें अगर हम एग्जाम्पल आपको एक बताएं, एग्जाम्पल है हमारे पास पहला वैलिनोमाइसिन। ये सब सिंथेटिकली प्रोड्यूस किए जाते हैं, इसलिए घबराना नहीं, नेचुरली नहीं पाए जाते हैं। ये सब तरीके हैं, ड्रग डिलीवरी का ये तरीका है कि कैसे सेल के अंदर डायरेक्टली ड्रग डिलीवरी कराई जाए। तो वैलिनोमाइसिन जो होते हैं ये कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं या कहाँ से प्राप्त किया जाता है? इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस पल्विसिमस। स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या होता है? बैक्टीरिया। फंगस होता है ना? फंगस होता है। हमको तो नहीं लग रहा है कि ये बैक्टीरिया है। नहीं सर, फंगस है। फंगस है भैया स्ट्रेप्टोमाइसिस। हाँ। तो अच्छा, अब ये जो वैलिनोमाइसिन है ये करती क्या है? इट ट्रांसपोर्ट्स पोटेशियम आयन यानी कि K+ डाउन इट्स डैश 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 ग्रेडियंट। कौन सा ग्रेडियंट होगा अगर पोटेशियम जा रहा? कौन सा? कंसंट्रेशन वाला होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल होगा भैया, आयन है, बताया था हमने, ये गलती कभी ना करना। तो ये क्या करेगा? वैलिनोमाइसिन इट विल ट्रांसपोर्ट पोटेशियम डाउन इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, यानी कि डाउन कहिए या अलोंग कहिए, बात सेम है, ये पहले भी हम बता चुके हैं पॉइंट। तो एक हो गया ये। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास एक और है और वो है, उसको कहते हैं मोनेंसिन। तो मोनेंसिन जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है, इट ट्रांसपोर्ट्स सोडियम आयन डाउन इट्स सेम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। हमेशा टर्म्स पे विशेष ध्यान रखना, क्या लिखा है, कहीं भी अगर बुक भी पढ़ रहे हो, कोई और सोर्स पढ़ रहे हो, तो हमेशा टर्म पे ध्यान रखना। अच्छा, अब ये देखिए, यहीं पे देख लीजिए, चैनल फॉर्मिंग आयनोफोर जो सेकंड टाइप का है या दूसरी क्लास का है। तो इसमें क्या है? सिंपली एक चैनल बना हुआ है और इसी चैनल के थ्रू आयंस आराम से क्रॉस कर जाएगा और उसके चार्ज का इफेक्ट जो है वो हाइड्रोफोबिक इंटीरियर ऑफ बायोलिपिड लेयर नहीं पड़ेगा। तो डायग्राम आपने देख लिया, इसके पॉइंट अगर हम मेंशन कर दें तो जो सेकंड क्लास है दैट इज कॉल्ड चैनल फॉर्मर्स, जो चैनल फॉर्म करते हों और दे स्पैन द लिपिड बाइलेयर, यानी कि पूरी लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करते हैं एक एंड से दूसरे एंड। जैसे यहां पे हमारे पास एग्जांपल है ग्रैमिसिडिन ए, दवाई का नाम लग रहा है ना किसी? तो ग्रैमिसिडिन ए जो है ये कौन प्रोड्यूस करता है? पिछले में व्हाइट में लिखा था कि ब्लू में लिख दिया था? व्हाइट, ठीक है। ग्रैमिसिडिन ए जो है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस ब्रेविस। ये तो बैक्टीरिया है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी किसी को। अब ये जो ग्रैमिसिडिन ए है
ये क्या होता है? इट इज अ 15 एमिनो एसिड रेसिड्यू पेप्टाइड। 15 एमिनो एसिड का बना हुआ एक पेप्टाइड होता है। इसके अंदर ऑल्टरनेटिंग डी एंड एल एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, हमारी बॉडी में कौन से एमिनो एसिड्स जो है वो इनकॉर्पोरेट होते हैं प्रोटीन्स में? एल। गुड। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं? ये डेक्सट्रोज डी। डी फॉर्म में। गुड। ये बात ध्यान रखना, इसीलिए जब भी चीजें पढ़ो तो उसको कोरिलेट करो प्रीवियस नॉलेज से। लेकिन इसमें क्या हिसाब किताब? एक डी आएगा, फिर एल आएगा, फिर डी आएगा, फिर एल आएगा, इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है। और जाहिर सी बात है, चैनल फॉर्मर है तो चैनल फॉर्म करेगा। तो इसके थ्रू जो भी चैनल फॉर्म हुआ है वो क्या परमिट करता है? द चैनल परमिट्स द पैसेज ऑफ, दो चीजों का पैसेज ये अलाउ करता है। वाटर को तो ये जाने ही देगा, और साथ ही साथ यूनिवैलेंट कैटायंस जो होते हैं, यानी कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, नहीं 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 नहीं, कैटायंस की बात हो रही है। तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इसीलिए उसको स्पेसिफिकली हम मेंशन कर दे रहे हैं, बट नॉट एनायंस। एनायंस इसके थ्रू पास नहीं होंगे, और एनायंस की बहुत ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, इसलिए क्योंकि एनायंस के लिए दूसरे मीन्स जो है वो तैयार रहते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और चार्ज सेपरेशन या मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एस्टेब्लिश करने का जहां तक सवाल आता है, तो वो रोल जो होता है वो मेनली कैटायंस का होता है। इसीलिए सेल के अंदर इनका मूवमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, और इसी को एक साइड ऑफ सेल से दूसरी साइड ऑफ सेल तक कराने के लिए सारे एफर्ट्स लगाए जाते हैं। आज इसको इतना रखते हैं, ठीक है? जी सर।